जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 70वीं बीपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट इम्तिहान का भी हम लोग कर रहे थे, इसमें 6 कंप्लीट सेट का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज 7वां सेट है। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना सर्च कीजिएगा, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सारे सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पहले आप पीडीएफ बनाने का प्रयास कीजिए। नंबर कम आ रहा है मतलब नहीं है, समझिए कि हम सीखेंगे उससे। अगर 50 नंबर आ रहा है समझिए 100 क्वेश्चन सीखेंगे, 75 नंबर आ रहा है समझिए कि यह 75 क्वेश्चन सीखेंगे। इस प्रकार से सेट को पहले मारिए, उससे क्या होगा कि ऑप्शन कैसे हम देखेंगे ये आपको आइडिया लगेगा। इसलिए इसे सेट मारना चाहिए। तो जिसको भी पीडीएफ प्राप्त करना हो आप मेरे टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन, आज 7वां सेट होगा। 7वां का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं संविधान के किस अनुसूची में है? यानी कि 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वह किस अनुसूची में है? तो ध्यान में रखिएगा, यह संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसके बाद अगला प्रश्न, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार निर्दिष्ट करती है कि उस क्षेत्र के लोगों में यह कौन भारत का नागरिक बन सकता है। ये नागरिकता किस प्रकार से बनेंगे? ये क्षेत्र के समावेशन द्वारा। क्षेत्र के समावेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। आकस्मिक निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आकस्मिक निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद कानून द्वारा आकस्मिकता निधि स्थापित कर सकती है। बिल्कुल कथन क्या है? सही है। निधि को प्रधानमंत्री के संरक्षण में रखा जाता है, नहीं, राष्ट्रपति के संरक्षण में। राष्ट्रपति के संरक्षण में। ये कथन क्या हो गया? गलत। फंड का उपयोग अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है, यानी कि बिल्कुल कथन सही है। तो 1 और 3 सही है। करें कि उपरोक्त में से यह कितने सही है? तो 2 गो सही है, तो यह 1 और 3 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का प्रावधान करता? तो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का प्रावधान जो करता वह अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा है। सही कथन को चूज करें, यानी कि सही विकल्प को चुनना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 364 राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट से संबंधित है, नहीं, 361 यह अदालती कार्यवाही से संरक्षण राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को है। अनुच्छेद 361 में यह प्रावधान है। ये कथन क्या हो गया? गलत। पहला हो गया गलत। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं ये जो है रखी जाएगी। ठीक है, ये कथन क्या हो जाएगा? यह गलत है। ये कथन आपका सही हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा? सही। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास यह कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान जो है किसी भी अदालत में यह जो है यह नहीं की जाएगी। यानी कि ये कथन भी आपका क्या है? यह एक तरह से कह सकते हैं यह सही है, यानी कि 2 और 3 आपका सही है। अब देखेंगे ऑप्शन में 2 और 3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो एक ऑप्शन को बनाइए 2 और 3। ऑप्शन नंबर हम बी लेते हैं इसका। ठीक है। निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश किया कि एक जो है उम्मीदवार को 2 या अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए? एक उम्मीदवार को 2 या उससे अधिक, 2 से अधिक यानी कि 2 लड़ सकता है, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। यह जो है यह किसने सिफारिश किया था? कौन सा समिति ने? इसका राइट आंसर होगा दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन नंबर बी। 7वां प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है। अंतरराज्य परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह भारत में केंद्र राज्य और अंतर राज्य समन्वय और सहयोग का समर्थन करने के लिए एक तंत्र है। बिल्कुल कथन क्या है? सही है। इसकी स्थापना अनुच्छेद 245 के तहत, नहीं, इसकी स्थापना जो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होता अनुच्छेद 263 के तहत होता।
अंतर्राज्यीय परिषद का यह गठन संसद करता नहीं, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये कथन भी क्या हो गया? गलत। तीसरा है परिषद विभिन्न सरकार की के बीच जो है चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। 1 और 4 कथन आपका सही हो गया, बाकी गलत है। करे सही कथन कौन सा है? 1 और 4। 1 और 4 ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न को देखिए। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता, जिसको हम कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया अगर संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं राष्ट्रपति, तब उसको पद से हटाए जाने का भी प्रावधान है। बात सही है। यह चुनाव के लिए पात्र होते हैं, ये कथन भी सही है। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अधीन लाभ का पद कोई यह पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति के रूप में यह चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि जिस समय वह चुनाव लड़ रहा होगा, इसका मतलब है कि उसको यह किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति की परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। ये कथन भी क्या है? सही है। यानी कि चारों कथन इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4 सारे के सारे सही है। निम्नलिखित जोड़ी पर विचार कीजिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब देखिएगा 243 का जे जो है इसमें क्या चीज का प्रावधान है? तो पंचायतों के खातों का ऑडिट है। और 243 का के में पंचायतों के चुनाव है। और 243 का एच में पंचायतों द्वारा और उनकी निधियों पर कर लगाने की शक्ति। तो सुमेलित तो एक ही है, यानी कि केवल 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब देखिएगा जो 243 का जे है वह पंचायतों के खातों का ऑडिट की बात करता है। 243 का के पंचायतों का यह चुनाव से संबंधित है। 243 का एच पंचायतों द्वारा और उनकी निधियों पर लगान की शक्ति की बात करता है। ठीक है, यह निधियों पर कर लगान की शक्ति यानी कि एक ही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह बी, यानी सी नंबर हो जाएगा, केवल 2। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता? तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। यह प्रावधान है अनुच्छेद 143 में 143। और यह परामर्श तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से लेंगे, लेकिन उसको मानने के लिए वह बाध्य नहीं होता। वीवीपैट पर्चियों और ईवीएम की गिनती पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम गणना के साथ वीवीपैट पर्चियों की 100% सत्यापन को अनिवार्य किया। 100% सत्यापन को अनिवार्य नहीं किया है, ये कथन गलत हो जाएगा। चुनाव आयोग अब नतीजों की घोषणा के बाद 45 दिनों तक सिंबल लोडिंग यूनिट्स को जो है सील और स्टोर करना होगा। ये बिल्कुल कथन सही है कि चुनाव आयोग को अब नतीजों की घोषणा के बाद 45 दिनों तक सिंबल लोडिंग यूनिट्स को सील और स्टोर करना होगा। और तीसरा है उम्मीदवार प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम में जले हुए मेमोरी सेमी कंट्रोल यह के जो है सत्यापन का अनुरोध यह कर सकते हैं। यानी कि 2 और 3 कथन सही है। और पूछ रहा है सही कथन की चर्चा करें, तो सही कथन हो जाएगा 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। इसके बाद अगला प्रश्न है 12। हाल ही में किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शेष उम्मीदवारों के नामांकन पत्र की अस्वीकृति या वापसी के बाद एक उम्मीदवार को निर्विरोध चुना गया? यह सूरत में एक उम्मीदवार को लोकसभा में इस बार निर्विरोध चुना गया। उसका नाम है मुकेश दलाल। क्या नाम है? यह मुकेश दलाल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मुकेश दलाल है जो कि निर्विरोध चुना गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद की शक्ति और कर्तव्य का प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसके पद की अवधि के दौरान किसी भी न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है? नहीं, शुरू नहीं की जा सकती है। और यह संरक्षण अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों को मिला हुआ है।
यानी कि यहाँ पर लिखा है कि की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, यानी कि केवल एक ही सही है और एक केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी के केंद्र शासित यह प्रदेश की जो है विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? यानी कि यह दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। पहले यहाँ के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेने का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसको बाद में ऐड किया गया। यह 70वां संविधान संशोधन 1992, 70वां संविधान संशोधन 1992। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक वकील के पास न्यूनतम यह कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए? तो देखिएगा, सबसे पहले बात कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता वह राज्यपाल करता, लेकिन अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करेंगे तो वह कौन करता? राष्ट्रपति करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राज्यपाल, और ऐसे इसकी संतुति करता है उच्च न्यायालय, और इसको कम से कम यह 7 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। कितने वर्षों का? 7 वर्षों का। चिकित्सीय स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता? किसका उपयोग नहीं होता? तो ध्यान में रखिएगा, यह एक्सरे का उपयोग नहीं होता। चुंबकीय और रेडियो तरंग ये सब होता है, लेकिन जो है एक्स का नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं। पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त रसायन जो है कॉपर सल्फेट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त परिसंचरण में सहायता प्रदान करता है? रक्त परिसंचरण में सहायता प्रदान करता है लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा यह कोशिका घटक कोशिका में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? ये देखिएगा, कोशिका का कौन सा कोशिकांग है जिसमें यह कोशिका में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो वह है लाइसोसोम। लाइसोसोम में यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो वह जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करने का काम करता है। निम्नलिखित में यह कौन जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है? जैविक उर्वरक की बात करते हैं तो माइकोरिजल कवक और यह बेसिलस थुरिंजेंसिस, यानी कि 1 और 3 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा। एंजाइम और प्रोटीन के निम्नलिखित तरीकों में से एक के साथ संबद्ध यह जो है किया जा सकता है? तो देखिएगा, सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। यानी कि सभी एंजाइम प्रोटीन है और सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। 1 और ये 2 और 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? यह बी। सभी एंजाइम प्रोटीन है, सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। अगला प्रश्न है, जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं इसके लिए जिम्मेदार है? तो सूर्य के प्रकाश के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इंद्रधनुष बनता है। यहाँ पर फैलाव भी होता, अपवर्तन और आंतरिक प्रतिबिंब, यानी कि TIR की घटना होता। परावर्तन, अपवर्तन या TIR, यह तीनों घटना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह बी। 1, 2 और 3 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव आंख के कैमरे की तरह, इसीलिए इसमें लेंस की एक प्रणाली होती। आंख का लेंस यह बनता है, ठीक है, यह आंख का लेंस बनता है। अब देखिएगा, आंख का लेंस पर जो यह रेटिना होता, रेटिना पर जो होगा वह प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? वहाँ की जो प्रकृति होगा, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा और वास्तविक छवि वाला होगा, और वस्तु से क्या होगा? छोटा होता। तो 3 पॉइंट याद रखिएगा, रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब, ये वास्तविक बनता और वस्तु से छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ब्लैक बोर्ड आदर्श बॉडी का जो है उदाहरण है? नहीं। ब्लैक बोर्ड जो होता है, सिंपल ब्लैक बोर्ड में वहाँ से किरणों का रिफ्लेक्शन होता है। कि आदर्श ब्लैक बॉडी उसको कहेंगे जो यह विकिरण को प्रवर्तित करता और यह सारे ऊष्मा को क्या करता? अवशोषित कर लेता। तो यह आदर्श ब्लैक बोर्ड, यह आदर्श ब्लैक बॉडी का उदाहरण नहीं हो सकता। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, बिल्कुल सही है। साफ रातें
बादल वाली रातों की तुलना में अधिक ठंडी होती है। बात क्या है? सही है कि साफ रातें बादल, ठीक है, साफ रातें बादल वाली रातों की तुलना में, यानी कि जिस दिन बादल रहेगा उस दिन उमस होता है, जिस दिन बादल नहीं रहेगा उस दिन राहत फील होता है। यानी कि इसका 2 और 3 सही आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? करें क्या अनाकार ठोस या आइसोट्रोपिक होते हैं? अनाकार या ठोस क्या होता है? आइसोट्रोपिक होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि कमरे, पारा जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है, बिल्कुल सही आंसर है। धातु का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है आघात वर्धनतीय कहलाता है। ये कथन भी क्या है? सही है। धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसको खींचकर तार बनाया जा सकता है, इसको कहते हैं धातु की तन्यता वाला गुण है। यानी कि तीनों कथन यहाँ पर क्या होगा? सही है कि कमरे के तापमान पर पारा तरल अवस्था में, धातु को जो पीट करके हम यह पतला चादर में डाल देते हैं उसको आघात वर्धनीयता कहेंगे, और अगर यह धातु को खींच करके लंबा तार के रूप में बना देते हैं इसको तन्यता कहेंगे। तीनों कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो दो संभारिक की द्रव्यमान संख्या हमेशा क्या होगा? समान होगा। दो संभारिक की द्रव्यमान संख्या हमेशा क्या होगा? यह बराबर होता है। अगला प्रश्न है आमतौर पर, 28 नंबर प्रश्न, आमतौर पर उपयोग की जाने वाली ऑटोमोबाइल बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? करें क्या आमतौर पर जो उपयोग में होने वाला है ऑटोमोबाइल का बैटरी, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आमतौर पर एक लेड एसिड बैटरी होती है। लेड एसिड बैटरी होती है, बात सही है। इसमें 6 सेल है जिसमें कि प्रत्येक की क्षमता 2 वोल्ट का होता, और इसकी कोशिकाएं बिजली का निर्वहन करते समय गैल्वेनिक या कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है। इसकी कोशिका रिचार्ज करते यह समय इलेक्ट्रोलाइट कोशिका की तरह काम करती है। यानी कि 1, 2, 3, 4 यह चारों कथन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष दोनों आभासी छवियां होती है, बिल्कुल सही है। पीली रोशनी में यह लाल वस्तु क्या होता है? काली दिखाई देती है, ये कथन भी सही है। कोहरे की स्थिति में सोडियम लैंप का प्रयोग नहीं किया जा सकता, कोहरे की स्थिति में सोडियम लैंप का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि ये कथन आपका गलत हो जाएगा। और गलत कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब 29 आपका 29 का जो होगा सी राइट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम विघटन क्या है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन का जो अंतिम विघटन है वह क्या है? यह ग्लूकोज होता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होता है? तो सबसे अधिक दर जो होता है लाल प्रकाश में, सबसे कम होता है बैंगनी प्रकाश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए विटामिन ए की बात करेंगे तो यह पीले फल में प्राप्त होता है। विटामिन B1 की बात करेंगे तो सूखी मिर्च की बात करते हैं। विटामिन B6 की अगर हम बात करेंगे तो यह मांस में मिलता है, और सी खट्टे फल में मिलता है। तो विटामिन ए पीले फल, विटामिन B1 सूखी मिर्च, और विटामिन B6 मांस, और विटामिन सी खट्टे फल। इसका राइट आंसर 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर ए में ही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लाइसोसोम के निर्माण में शामिल है? तो गोल्जी काय के टूटने से ही लाइसोसोम का निर्माण होता है, इसके निर्माण में गोल्जी काय भूमिका निभाता। निम्नलिखित में कौन लौंग के तेल का प्रमुख घटक है? तो लौंग के तेल का जो प्रमुख घटक है यूजेनॉल है। कौन सा है? यूजेनॉल है। आगे है अधिक ऊंचाई पर हम खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर दबाव तो कम हो जाता, दबाव कम हो जाता, तरल पदार्थ यह कम तापमान पर ही क्या होता? उबलने लगता। यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक होगा सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह डी हो जाएगा इसका। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 36।
निम्नलिखित में कौन सी घटना अपवर्तन के कारण नहीं होता? तो तारों का टिमटिमाना, जहां जहां दृष्टि भ्रम होगा वहां जो है अपवर्तन होगा। तारों का टिमटिमाना, सूर्य से देर देर सूर्योदय और जो है देर सूर्यास्त की बात करते हैं ये भी। और अगर हम बात करेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का अंडाकार या आकार अस्पष्ट या चपटापन की बात करेंगे तो ये भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। चंद्रमा का आकाश की तुलना में क्षितिज बड़ा दिखाई देना, ये कथन क्या हो गया? गलत। तो ये अपवर्तन का घटना नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी उत्तक है? संयोजी उत्तक इसका मतलब कनेक्टिंग टिश्यू की बात करेंगे, जो जो कनेक्ट करने का काम करता है उसको कहते हैं संयोजी उत्तक। अस्थि, उपास्थि, कंडरा, स्नायु, रुधिर, ये सारे के सारे जो है संयोजी उत्तक का ही उदाहरण है। इन्हें 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? डी। निम्नलिखित में से कौन केवल यह मेजबान होस्ट के जीव के अंदर प्रजनन करता है, यानी कि बाहर में है तो निर्जीव, और जैसे होस्ट बॉडी में इंटर किया वह सजीव की भांति काम करने लगता है। यह एक ही है वायरस, केवल एक। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। मिसाइल और प्रकार, करेक्ट उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? हेलिना की बात करेंगे तो यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और अग्नि 5 की बात करेंगे तो लंबी दूरी की परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है। यही दोनों क्या है? सुमेलित है, 1 और 4। अगर हम अस्त्र की बात करेंगे, अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, और पृथ्वी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो कहने का मतलब कौन सा सुमेलित है? तो हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, अग्नि 5 लंबी दूरी की यह जो है परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है, जबकि अस्त्र जो है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। यह किसका? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और पृथ्वी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। करे कि कौन सा सुमेलित है? तो 1 और 4। 1 और 4 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, जब प्रकाश की एक धारा किसी तरल से होकर गुजरती है तो वह तरल द्वारा बिखरे हुए प्रकाश का एक अंश क्या होता है? अलग रंग का होता है। बिल्कुल सही आंसर। यह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के कारण होता है, जो तब होता है जब प्रकाश की किरण यह अणुओं द्वारा विक्षेपित होती है। बिल्कुल कथन सही है। कथन कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी करता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन यांत्रिक तरंग का उदाहरण है? एक होता है अयांत्रिक तरंग और एक होता है यांत्रिक तरंग। तो अयांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता, जबकि यांत्रिक तरंग को माध्यम की आवश्यकता पड़ता। इसमें जल तरंग जो होगा वह यांत्रिक तरंग का उदाहरण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जब हम अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो कम दबाव के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसका यह प्रतिकार होता है क्या? तो शोषण दर बढ़ जाता है, रक्त की आरबीसी संख्या बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन की बंधनकारी आत्मीयता को कम करती है। यानी कि तीनों कथन क्या होगा? सही हो जाएगा। यानी कि अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो दबाव वहाँ पर क्या होता है? वायुदाब कम हो जाता है, श्वसन दर बढ़ जाता है, और यह रक्त में आरबीसी की संख्या भी बढ़ जाता है, और हीमोग्लोबिन की बंधनकारी आत्मीयता को यह क्या होता है? कम करता है। यानी कि तीनों कथन क्या है? सही है। वायरल, ये जो है वायरल संक्रमण में एक कोशिका द्वारा उत्पादित पदार्थों जो अन्य कोशिकाओं को यह आगे संक्रमण से बचा सकता है वह है कौन सा? यह है इंटरफेरॉन है। कौन सा है? इंटरफेरॉन। इन्हें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल जो है उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनकी कोणीय संवेग कितना होता है? जिनकी कोणीय संवेग h/2 पाई पूर्ण गुणज होगा। h/2 पाई का क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। अल्फा, एक अल्फा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी होगी? एक अल्फा किरण निकलने से द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी। 2023 विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये रखेगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह है मार्केटा बोंद्रोसोवा। ठीक है, मार्केटा बोंद्रोसोवा। अगला प्रश्न चलते हैं। किस चोल राजा ने नौसैनिक अभियान को भेजकर शैलेंद्र वंशी शासकों के यह श्री विजय साम्राज्य पर जो है यह विजय प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर जो होगा
राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ऑप्शन नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से किस सेनापति को मंगोलों ने मार डाला था? तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसको मंगोलों ने मार डाला, इसका नाम है जफर खान। क्या नाम है? जफर खान। बलबन को अमीर ए शिकार के यह पद पर किसने नियुक्त किया था? तो बलबन को अमीर ए शिकार पर जो है यह किसने नियुक्त किया था? तो रजिया बेगम ने। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में कौन शासक प्रत्येक 5 वर्ष पर यह प्रयाग में एक धार्मिक सभा आयोजित किया करता था? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर यह धार्मिक सभा आयोजित करता था? इसका नाम है हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित को जो है अलाउद्दीन के दक्कन विजय के कालानुक्रमिक ये जो है यह क्रम को व्यवस्थित करेंगे। तो देवगिरी यादव की बात करेंगे तो यह 1308 की बात होता है। फिर वारंगल के काकतीय 1310, द्वार समुद्र के होयसल 1311, मदुरई के पांडे भी 1311। कहने का मतलब होगा 4132, 4132 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 52। 1757 के आरंभ में कलकत्ता पर पुनः कब्जा कर लिया रॉबर्ट क्लाइव ने। नवाब को अंग्रेजों की जो है सभी मांगे मानने के लिए बाध्य कर दिया और इस अवसर पर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ जो संधि किया था वह संधि कौन सा था? यह संधि था अली नगर का संधि और इस संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ था 9 फरवरी यह 1757, 9 फरवरी 1757, जिसका नाम था अली नगर का संधि। बंगाल में उनके शासन के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। बंगाल में उनके शासन यानी कि सबसे इस ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो सिराजुद्दौला सबसे पहला शासक हो जाएगा और इसका 1756 से लेकर के 57 तक। फिर आपका अगर हम मीर जाफर की बात करेंगे तो 1700 यह जो है 57 से 60, 1757 से 60। फिर निजामुद्दौला की बात करेंगे यह 1700 ये 65 से 66, 1765 से 66। और अगर हम मीर कासिम की बात करेंगे तो 1700 यह 60 से ये देखिएगा यह 63-64 तक रहा था। यह कौन? मीर कासिम। तो मीर कासिम फिर 63 तक और पुनः जो है मीर जाफर को बनाया गया था, जो कि जो है वह वहाँ से मीर कासिम क्या हुआ था? भाग गया था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय मीर जाफर ही था। इसका क्रम को अगर हम सजाते हैं तो 4-3-2-1 हो जाएगा। 4-3-1-2, 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसने कहा था विभाजन की घोषणा बम के गोले की तरह गिरी? बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसने कहा था कि यह विभाजन की घोषणा बम के गोले की तरह गिरी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल हिंदू स्कूल की शुरुआत किया था? तो सेंट्रल हिंदू स्कूल की शुरुआत किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? यह एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 56 नंबर प्रश्न को देखिए। मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के पहले अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वदेशी लीग के पहले अध्यक्ष अली इमाम को। ऑप्शन नंबर ए। 1857 के यह जो है विद्रोह के समय सम्राट बहादुर शाह का सबसे विश्वसनीय सलाहकार कौन था? तो बहादुर शाह का सबसे विश्वसनीय सलाहकार था हकीम या हसनुल्लाह। क्या नाम है? हकीम हसनुल्लाह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 दिवसीय तमाशा जो कहा था ये किसने? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। अश्विनी कुमार दत्त ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इल्तुतमिश को खरीदने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कितने रकम देनी पड़ी थी? ये सब क्वेश्चन देखिए समझिए कि टफ में से माना जाता है। करे इल्तुतमिश कितना रकम देकर उसको खरीदा था? इल्तुतमिश को खरीदने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कितना रकम चुकाना पड़ा था? तो 1 लाख जीतल। कितना? 1 लाख जीतल। निम्नलिखित में से किसने जो है द्विसाप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र नेटिव ओपिनियन
एक है ओपिनियन, ओपिनियन होता है किसका, महात्मा गांधी का। यह है नेटिव ओपिनियन। नेटिव ओपिनियन की अगर हम बात करेंगे, इसका हो जाएगा विश्वनारायण, ठीक है, विश्वनाथ नारायण मांडलिक, ठीक है, विश्वनाथ नारायण मांडलिक है नेटिव ओपिनियन के संस्थापक। ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा जो है शुरू की गई उत्कृष्ट निष्क्रियता की नीति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से संबंधित है। यह उत्कृष्ट निष्क्रियता नीति जो है अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल निम्नलिखित में से किस राजनेता की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल, और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1934 में। यह किस राष्ट्रीय नेता का है, इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन अस्थायी बंदोबस्त के सफलता के कारण यह जो है शामिल नहीं है। क्या असफलता, असफलता के कारण शामिल नहीं है। कि राजस्व की राशि को प्रारंभ में अधिक थी और इस समय जो है उपज की कीमतें नीची थी, राजस्व समान था। इन सब कारणों के कारण जो है अस्थायी बंदोबस्त असफल रहा। जमींदार के सीमित अधिकार से इसका कोई लेना देना नहीं था। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। भगवती सूत्र की बात करेंगे, यह 16 महाजनपद के बारे में वर्णन करता है। कौन सा, भगवती सूत्र। वरुण सूक्त की बात करते हैं, यह जो है सुना भेड़ की कहानी, सुना भेड़ की कहानी। भाभा, ठीक है, यह देखेगा सभा पर्व की बात करेंगे, प्रशासन के बारे में वर्णन, और शांति पर्व राजधर्म के बारे में वर्णन करता है। तो भगवती सूत्र 16 महाजनपद के बारे में वर्णन, वरुण सूक्त सुना भेड़ की कहानी, और सभा पर्व प्रशासन के बारे में वर्णन, शांति पर्व राजधर्म के बारे में वर्णन। यानी कि 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए में है। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने हम्पी नगर का वर्णन किया था। तो हम्पी नगर का जो वर्णन किया वह डोमिंगो पायस ने। किसने, डोमिंगो पायस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। किसने लिखा था कि स्कूल और कॉलेज की तुलना में फैक्ट्रियां अधिक प्रभावी हो सकती है तथा राष्ट्र की गतिविधि को यह नया जन्म दे सकती है। यह कथन किसका है कि यह स्कूल और कॉलेज की तुलना में फैक्ट्री अधिक प्रभावी होगी, यह हो सकती है तथा राष्ट्र की गतिविधि को नया जन्म दे सकती है। इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, यह एमजी रनाडे का है। किसका है, एमजी रनाडे का। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसकी स्थापना 1875 में कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट द्वारा अमेरिका में किया गया था। बिल्कुल कथन सही है। इसकी स्थापना एक आध्यात्मिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिसमें कि पूर्वी धार्मिक परंपराओं से जुड़ी ये विभिन्न मान्यताओं को शामिल किया गया था। ये कथन भी सही है। इसका अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बम्बई में नहीं, मद्रास के अडियार में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था। ये कथन क्या हो गया, गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तीसरा नंबर कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार हेराल्ड के यह संपादक कौन थे। बिहार हेराल्ड के जो संपादक है गुरु प्रसाद सेन। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया गया था, लेकिन निम्नलिखित में से किसमें सत्याग्रह शब्द का पहली बार यह इस्तेमाल भारत में यह किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा रॉलेट विरोधी आंदोलन। ठीक है, रॉलेट विरोधी आंदोलन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 70। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान जो है नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं था। कौन सा प्रावधान नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं था। भारत को डोमिनियन दर्जा ये शामिल था। गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख होना चाहिए, ये भी शामिल था। कोई अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होना था, ये भी था। केंद्र और प्रांत दोनों ये जो है द्वैत शासन लागू किया जाना चाहिए, यह नेहरू रिपोर्ट में जो है शामिल नहीं था। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणकारी यह गोरी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी भारत में एक अस्थिर और कुशल सरकार स्थापित करने में सक्षम नहीं थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह क्या कारण था जो अस्थायी यह जो है
अस्थिर या कुशल सरकार स्थापित नहीं कर पाया। उसके पास बहुत सीमित संसाधन थे, बात सही है। वे हिंदुओं के साथ सहयोग स्थापित नहीं कर सके, ये दोनों कारण था। इसमें कोई एक दृढ़ नियम स्थापित करने का ध्यान, ये सब इसमें शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। 1857 तक ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र में कौन कौन सा शामिल था? 1857 तक ब्रिटिश यह शासन के अधीन क्षेत्रों में कौन कौन सा क्षेत्र यह शामिल था? लाहौर शामिल था, मद्रास, यह जो है बनारस और बम्बई। मैसूर शामिल नहीं था। यानी कि आपका राइट आंसर है 1 3 4 5, 1 3 4 5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इसका उदय ईसा पूर्व 3री-4री शताब्दी के आसपास हुआ नहीं, 5वीं-6ठी शताब्दी, जिसको कहते हैं यह भारत का द्वितीय शहरीकरण भी कह सकते हैं, उस समय शुरू हुआ था। ये कथन क्या हो गया? गलत। कहा जाता है कि पुष्यमित्र कई बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ और शिक्षण केंद्रों का जीर्णोद्धार, देखिएगा पुष्यमित्र जो है वह कई बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ को नष्ट करवा दिया था, जीर्णोद्धार नहीं करवाया था। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। यह धन्य कटका महासंघिकों के जो है अधीन एक प्रमुख बौद्ध यह केंद्र के रूप में विकसित किया गया था, ये कथन सही है। तो केवल और केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का जो दूसरा अधिवेशन हुआ यह भागलपुर में। कहाँ पर? भागलपुर में। और यह देखिएगा यह 1909 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, सच्चिदानंद ने। 75 नमक अवज्ञा करें। नमक अवज्ञा के दौरान यह गांधी जी के कारावास के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने अधिकृत किया। क्या अधिकृत किया? तो ध्यान में रखिएगा, यह जमींदार, ठीक है, करे क्या? जमींदार जिलों में चौकीदारी करके विरुद्ध किया था, बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में यह राजस्व का भुगतान नहीं किया जा रहा और मध्य प्रांत में वन कानून का उल्लंघन की बात कर रहा था। तीनों कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद 76 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग किया था, कथन सही है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय और सिविल सेवकों में दलित लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान, यह अलग निर्वाचन की बात करता था, सिविल सेवाओं की बात, ये कथन किया जाएगा गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ने जो है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ही गोलमेज सम्मेलन दूसरा में भाग लिया था, पहला और तीसरा में भाग नहीं लिया था, ये कथन सही है। तो 1 और 3 कथन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद 77 नंबर देखेंगे। ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति को जो है आकार प्रदान किया था? इसका राइट आंसर जो होगा वह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ये दोनों आपका सही आंसर होगा। जो सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति को आकार प्रदान किया था, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 और 4 ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। मराठा यह राजस्व के संदर्भ में सही कथन का यह जो है चर्चा करें। देखिएगा पहला कथन क्या है? भू राजस्व व्यवस्था टोडरमल व्यवस्था पर आधारित था। देखिएगा जो मराठा भू राजस्व व्यवस्था था वह ये जो टोडरमल व्यवस्था पर आधारित नहीं था, वह काठी और मानक पर आधारित था। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शिवाजी भू राजस्व को घटाया नहीं था, 33 से 40 किया था, 33 से 40, यहाँ पर दिया 40 से घटाकर 33 नहीं, 33 से बढ़ा करके 40 किया था। इसका मतलब ये कथन भी किया जाएगा गलत। विधवा पुनर्विवाह पर जो है यह पतदान पर कर लगाया जाता था, ये कथन आपका सही है। ये कथन क्या है? सही है। कर्जा पट्टी जस्ती पट्टी किसानों पर लगने वाला असाधारण, किसानों पर नहीं था, यह जमींदारों पर लगने वाला था। किस पर था? जमींदारों पर लगने वाला असाधारण कर था। इसका मतलब ये कथन भी क्या हो जाएगा? गलत। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि विधवा पुनर्विवाह पर यह पतदान कर लगाया जाता था। 79 अखिल भारतीय कांग्रेस के यह बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने
किस वर्ष बिहार राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल का गठन किया, जिसे कौमी सेवक दल भी कहा जाता है। यह किस वर्ष किया गया था? 1921 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हम राजा राम मोहन राय की बहस, वकालत और कार्य को देख सकते हैं? महिलाओं की स्थितियों के सुधार के लिए, निचली जाति की स्थितियों और ब्रिटिश धन निकासी नीतियों के लिए। यह तीनों के लिए राजा राम मोहन राय की बहस, वकालत और कार्य को हम देख सकते हैं। इसका मतलब 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा यह राज्य प्री मानसून अम्र वर्षा से संबंधित है? यह अम्र वर्षा से संबंधित है कर्नाटक और केरल। कौन सा? यानी कि मानसून के पहले, जस्ट पहले यह आता है अम्र वर्षा, जिसको कहते हैं प्री मानसून अम्र वर्षा, कर्नाटक और केरल। ऑप्शन नंबर सी। सतलज और गंगा के मैदान के ऊपरी भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा यह बांगर मिट्टी। अब ऊपरी हिस्सों में कह रहा है, यानी कि ऊपरी हिस्से जहां पर बाढ़ नहीं आता वहां पर क्या होता है? बांगर मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कर्मनाशा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? कर्मनाशा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो चौसा के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, चौसा के पास। निम्नलिखित में से कौन सा झील कैमूर में स्थित है? अनुपम झील कैमूर में है। गोगा बिल की अगर हम बात करेंगे तो यह कटिहार में है। बरेला झील वैशाली में है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कुशेश्वर झील कहाँ है? कुशेश्वर झील कहाँ है? अनुपम झील कहाँ पर? कैमूर में। गोगा बिल जो है वह पड़ता है कटिहार में। बरेला झील पड़ता है वैशाली में। यहाँ कैमूर वाला पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग को कमेंट में बताना है कुशेश्वर झील किस जिला में पड़ता है। 85 2011 के जनगणना के ये जो रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? यानी कि गांव में यहाँ के 88.7% लोग क्या होता है? अभी भी गांव में निवास करते हैं 2011 के रिपोर्ट के अनुसार। निम्नलिखित में से किसने जो है सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था? ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987। ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987 में सतत विकास अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेतिया का सरयामन और बेगूसराय का कामर झील किस प्रकार के झील का उदाहरण है? तो ध्यान में रखिएगा, बेतिया का सरयामन और बेगूसराय का कामर झील यह किस झील के रूप में जो है यह उदाहरण को हम देख सकते हैं? तो गोखुर झील के रूप में देख सकते हैं। इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व की तरफ यह सही क्रम कौन से है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती होगा। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और यह कौन सा? बागमती। जनगणना 2011 के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या क्रमशः कहाँ पर? यानी कि सबसे ज्यादा जो एससी निवास करता है वह गया में, और सबसे ज्यादा एसटी जो है वह पश्चिमी चंपारण में। तो गया और पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। यानी कि अगर अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा कहेगा तो गया में, अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा कहेगा तो यह पश्चिमी चंपारण में है। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें, असत्य कथन की चयन करें। तो करें कि करेवाल, ठीक है, करेल ये जो है केबाल मिट्टी गंगा के दक्षिण मैदान में रोहतास से जो है भागलपुर तक फैली है, ये कथन सही है। गंगा के दक्षिण किनारे पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में यह तली मिट्टी का विस्तार मिलता है, ये कथन भी क्या है? सही है। तीसरा है खादर मिट्टी का क्षेत्र तराई क्षेत्र की मिट्टी के जो है दक्षिण में मिलता है, ये कथन भी क्या है? सही है। बिहार के उत्तरी सीमा पर 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में दलदली मिट्टी का विस्तार है, ये कथन गलत है। 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, ये कथन क्या जाएगा? गलत। और गलत कथन की ही चयन करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब जो है उत्तर जो हो जाएगा वह कौन सा? डी। भूटान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से घिरा हुआ है? भूटान जो है किस भारतीय राज्य से घिरा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से घिरा हुआ है कौन सा? भूटान। निम्नलिखित में से कौन पूर्व पश्चिम दिशा में पहाड़ियों का सही क्रम को बताता है? यह पूर्व से पश्चिम क्रम की बात करेंगे, पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में हम बात करेंगे। तो
इसका जो राइट आंसर होगा, तो सबसे पहले नागा लेंगे, फिर मिकिर, फिर खासी, फिर कौन सा गारो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे प्रश्न चलते हैं। कह रहे हाल ही में टीटीकाका झील खबरों में रहा था, यह किस देश में मौजूद है? तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक और दो, एक और दो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आगे है संयुक्त राष्ट्र वन मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की चर्चा करें। यह केवल शुष्क पर्णपाती वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को प्रोत्साहित करता नहीं, केवल शुष्क पर्णपाती ही नहीं, जितने भी प्रकार के वन है सबकी बात करता है। ये कथन गलत हो जाएगा। भारत यूएनएफएफ का संस्थापक सदस्य है, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2020 से 25 की अवधि के लिए वनों के लिए पहली संयुक्त राष्ट्र रणनीति जो है यह योजना अपनाया है। ये कथन गलत है, चूंकि यह 17 से 30 की बात करता, 2030 तक की बात करता। ये कथन गलत। कौन सा कथन सही है? तो सही केवल दो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है 95, टाइगर रिजर्व है और राज्य है, करे कौन सा सही सुमेलित है? अब देखेंगे, अगर हम बात करेंगे कमलांग, कमलांग टाइगर रिजर्व पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, नामेरी पड़ता है असम में, और रामगढ़ बेसधारी पड़ता है राजस्थान। तो कोई सुमेलित नहीं है, करे कौन सा सही सुमेलित है? कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी क्षेत्र की जलवायु सीधे जो है नियंत्रित करने वाला जो मुख्य कारक है वह कौन कौन सा? अक्षांश है, समुद्र से दूरी है, ऊंचाई और वायुदाब। ये सब किसी भी देश की जलवायु को निर्धारित करता है। देशांतर की बात करेंगे, देशांतर समय को, टाइम को जो है निर्धारित करता है, यानी कि 3 नंबर को छोड़कर बाकी सारा हो जाएगा। ये रखिएगा, यह 1 2 4 5, 1 2 4 5 ऑप्शन नंबर सी में है। नीलगिरी तहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीलगिरी तहर के संबंध में करें कि इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा एक संवेदनशील प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नहीं, यह लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। संवेदनशील नहीं, लुप्त प्राय। यह पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है। ये कथन सही है। केरल नीलगिरी तहर परियोजना के हिस्से के रूप में नीलगिरी तहर की जनसंख्या का आकलन कर रहा है। केरल की बात नहीं करता, सिर्फ केरल और तमिलनाडु के जो वन विभाग के सहयोग से यह तहर परियोजना के हिस्से की बात करता है। इसका मतलब ये कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यह आपका राइट आंसर होगा केवल और केवल दो, और यह दो सिर्फ यहाँ इसी में है। 98, कोरल के बढ़ने के लिए जो है आदर्श पर्यावरणीय परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कोरल जो है कैसे बढ़ेगा, उसके लिए आदर्श कंडीशन क्या चाहिए। यह उथला पानी, अर्ध कठोर और कठोर सतह, खारे पानी, साफ और गर्म पानी की जरूरत पड़ता है। यानी क्या यह कोरल को आदर्श पर्यावरणीय परिस्थिति के लिए चाहिए सारा चीज, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी चाहिए। इसके बाद 99 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 99 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, एक में उद्योग है और एक में है जिला। एथेनॉल की बात करेंगे तो यह पूर्णिया, एथेनॉल जो है यह पूर्णिया। और कांटी थर्मल यह पावर प्लांट की बात करेंगे मुजफ्फरपुर। रासायनिक उर्वरक जो है यह कहाँ पर, बेगूसराय में। और लाह उद्योग पड़ता है गया में। तो इथेनॉल उद्योग है पूर्णिया, कांटी थर्मल पावर प्लांट जो है मुजफ्फरपुर, रासायनिक उर्वरक बेगूसराय, लाह उद्योग गया में। तो इसका राइट आंसर 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर डी में है। छोटी प्लेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोकस प्लेट यह मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है, सही है। नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। फूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के, यह दक्षिण पूर्व की बात करता है। ये कथन गलत हो जाएगा। फूजी प्लेट जो है यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में पाया जाता है। ये कथन गलत हो जाएगा। फिलिपाइन प्लेट एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के बीच है। तो कथन क्या करे कि यह कौन करके जो है कितना सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है 1 2 और 4, तीसरा नंबर गड़बड़ है। ठीक है, करेक्ट, तीसरा नंबर क्या है, गड़बड़ है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं है?
कौन सा वस्तु जो है राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर भी है, विदेश से प्राप्त सहायता, ये सब राजस्व प्राप्तियां में शामिल है। और जो भारत सरकार द्वारा ऋण है यह राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं है। विश्व आर्थिक आउटलुक सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईएमएफ के द्वारा। याद रखिएगा आईएमएफ का हेडक्वार्टर जो पड़ता है वाशिंगटन डीसी में। अगला 103 नंबर प्रश्न पर CSSO द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना किस वर्ष से यह बाजार मूल्य पर की जानी चाहिए? यह जो है की जाने लगी थी किस वर्ष से? तो 2015 से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला है महारत्न कंपनी बनने के लिए निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी का औसत वार्षिक कारोबार 50,000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए। 50,000 नहीं है, 25,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। तो पहला कथन गलत। पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी की कुल औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए, ये सही है। पिछले 3 वर्षों के दौरान चुकाने के बाद यह कंपनी का कुल लाभ 5,000 करोड़ रुपये से अधिक होने चाहिए, ये कथन भी सही है। और कंपनी का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात होना चाहिए। यानी कि 2, 3 और 4 कथन क्या है? सही है। पहला नंबर गलत है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय का जो है मिलान करने के लिए कह रहा है। जो संयुक्त या खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है वो रोम, इटली। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय है वियना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, यह इसका जो मुख्यालय है जेनेवा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है वाशिंगटन डीसी में है। तो ध्यान में रखिएगा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का रोम में है और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का वियना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहाँ पर? जेनेवा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है वाशिंगटन डीसी। इसका राइट आंसर होगा 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे है निम्नलिखित में से कौन विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे यह जनसंख्या का। जनसंख्या बढ़ेगा तो बेरोजगारी भी क्या होगा? बढ़ेगा। बेरोजगारी बढ़ेगा तो गरीबी भी क्या होगा? बढ़ेगा। गरीबी बढ़ेगा तो लोग अच्छे इलाज नहीं कर पाएंगे, रोग होगा, ठीक है। ये जो है जब रोग होगा तो व्यक्तियों का क्या होगा? मृत्यु होगा। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा 2, 4, 1, 5, 3, 2, 4, 1, 5, 3 ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित यह जो है तरल संपत्तियां पर विचार कीजिए। तरलता के इन घटते क्रम सबसे पहले बड़ा लिखेंगे तो यह जो है फर्स्ट पे आ जाएगा कौन सा? मुद्रा। सेकंड पे आ जाएगा आपका यह जो है कौन सा? बैंकों के जमा मांग। और थर्ड पे आ गया बैंकों के पास जमा। और फोर्थ पर आ जाएगा कौन सा? बैंकों के पास सावधि जमा। 4, 1, 3, 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन प्रतिशत कितना है? तो 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वन प्रतिशत है वह 21.71% है। कितना है? 21.71%। जनगणना 2021 के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतर साक्षरता वाले राज्यों का सही क्रम है? उच्चतर साक्षरता हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा और मिजोरम। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। डिजिटल भुगतान सूचकांक के किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह डिजिटल भुगतान सूचकांक के किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए यह किन कारकों को ध्यान में रखता है? यह किन कारकों को ध्यान में रखता है? मांग और आपूर्ति, यह उत्पादन लागत का न्यूनतम 50% मार्जिन दिया जाता है, 20% नहीं। पिछले वर्षों की कीमत, ये दोनों नहीं होगा, इन्हें 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। हाल ही में बिहार सरकार ने केंद्र से जो है किस उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यह जो है घोषित करने का आग्रह किया था? यह मखाना के लिए। किसके लिए? मखाना। हाल ही में बिहार सरकार ने
केंद्र से किस उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यह घोषित करने का आग्रह किया था? तो मखाना। आगे है, बिहार सरकार ने कक्षा 6 से जो है 8 तक के छात्र छात्राओं में विज्ञान एवं गणित के प्रति रुचि जगाने के एवं जो है शैक्षणिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रोजेक्ट को स्कूली स्तर पर यह शुरू किया? यह माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। माइक्रो इम्प्रूवमेंट ये जो है प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए। रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु ने बिहार के किन जिलों को मलबरी प्रसार यह जो है सब प्रशिक्षण केंद्र को यह राशि दिया? इसका राइट आंसर होगा हाजीपुर और सहरसा। हाजीपुर और सहरसा को। मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? मिस यूनिवर्स इंडिया में जो है बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे काजल चौधरी, जो पटना की निवासी है। बिहार सरकार द्वारा पेश किया गया एंटी पेपर लीक कानून के तहत परीक्षा के पेपर लीक करने के दोषी पाए जाने वाले यह व्यक्ति को कितने रुपये तक का जुर्माना हो सकता है? तो 10 साल जेल और यह 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बिहार में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़, वज्रपात, लू और यह शीतलहर की चेतावनी देने वाले एक विशेष यंत्र को यह तैनात किया, जिसका नाम क्या रखा? इसका नाम रखा है नीतीश। क्या नाम रखा है? नीतीश। किस संगठन ने जो है सस्ते पानी की उच्च लागत यह शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह किसने किया? तो यह वर्ल्ड वाइड यह फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का औपचारिक उद्घाटन कहां पर किया गया? इसका राइट आंसर होगा मेरौली में। कहां पर? इसका राइट आंसर जो होगा यह मैरीले, ठीक है, मैरीले पड़ता है वाशिंगटन डीसी के मैरीलैंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या के कारण कनाडाई और भारतीय राजनयिकों को जो है निष्कासित कर दिया गया था? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार ने भारत के चुनाव आयोग के परामर्श से पोस्टल बैलेट मतदान के लिए पात्र वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम आयु कितना कर दिया? इसका जो न्यूनतम आयु कर दिया है 85 वर्ष किया है। यानी कि भारत सरकार ने भारत के चुनाव आयोग के परामर्श से पोस्टल बैलेट मतदान पात्र वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम आयु कितने कर दिया है? 85 वर्ष कर दिया है। ब्रज प्रहार 2023 अभ्यास जो है किसके बीच? तो ब्रज प्रहार होता है भारत और अमेरिका सेना के बीच होता है। भारत और अमेरिका, ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका। माउंट एवरेस्ट के सामने यह 21,500 फीट से जो है छलांग लगाने वाले दुनिया की पहली स्काई ड्राइवर यह कौन बनी है? ये देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा शीतल महाजन, ठीक है, शीतल महाजन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आगे है शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 ये किसे सम्मानित किया गया? तो इंदिरा गांधी यह पुरस्कार 2022 शांति, निशस्त्रीकरण, विकास के लिए दिया गया है कोविड के योद्धाओं को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जनवरी 2024 में किस देश ने 3 उपग्रह महदा, काया या कायहान-2 और हथे यह जो है 1 लॉन्च किया? इसका राइट आंसर जो होगा यह ईरान ने किया है। किसने किया है? ईरान ने। इसके बाद जो है 126 भारत के उच्चायुक्त ने किस देश में पवित्र जो है बांसकाडुवा मंदिर में अशोक स्तंभ की आधारशिला रखा? इसका राइट आंसर होगा यह कहां पर रखा है? यह श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। हाल ही में रतले पनबिजली रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी का यह सफल डायवर्जन किया गया? तो यह चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है, हाल ही में पूरे भारत में यह रानी चेन्नम्मा के विद्रोह की जो है 200वीं वर्षगांठ मनाई गई। विद्रोह को इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से? यह कित्तूर विद्रोह, यह कित्तूर विद्रोह दक्षिण भारत के क्षेत्र में होता है। फरवरी 2024 में
समक्का सरलम्मा मेदाराम जतरा महोत्सव कहाँ पर? तो तेलंगाना में। समक्का सरलम्मा यह मेदाराम जतरा महोत्सव कहाँ पर? तेलंगाना में। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 130। किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल की शुरुआत किया? तो बैगलेस स्कूल की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने, सप्ताह में एक दिन। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से जो है एक माउंट मेरापी दिसंबर 2023 में विस्फोट हुआ। माउंट मेरापी कहाँ पर है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यह अखल टेके घोड़ों के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी किया? यह जो है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, पाकिस्तान के लिए हाल ही में लॉन्च की गई हंगर श्रेणी के पनडुब्बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 2028 तक पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होने वाली यह 8 पनडुब्बी में से एक है। यह कथन क्या हुआ? सही है। यह भारत की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का प्रत्यक्ष समकक्ष है। यह भी सही है। इसका निर्माण अमेरिका ने किया, नहीं, इसका जो है चीन के सहायता से किया। तो 1 और 2 आपका सही आंसर होगा, 1 और 2। 134 नंबर प्रश्न पर देखते हैं क्या कर रहा है। अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह दिनेश के त्रिपाठी को, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में यह किस देश ने विकास के लिए वैश्विक सहयोग, विकास और ऊर्जा पर विश्व आर्थिक मंच की विशेष बैठक की मेजबानी किया? यह सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। हाल ही में समाचारों में देखा गया कि जिग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है? यह अफ्रीकी, यह अफ्रीकी देश की नई यह स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। कौन सा? जिग, ठीक है, जिग। आगे है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, करे कि भारत ऑल वी इमेजिन एज लाइट हाल ही में समाचारों में देखा गया क्योंकि क्योंकि यह इसने कौन से फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? तो ऑल वी इमेजिंग एज लाइट। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 138। स्मार्ट का परीक्षण हाल ही में डीआरडीओ यह उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से क्या स्मार्ट एक है क्या? यह स्मार्ट जो है टारपीडो वितरण प्रणाली है। स्मार्ट क्या है? टारपीडो वितरण प्रणाली है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था? तो रिज को, किसको? रिज को। पहला एशियाई रेंजर फोरम कहां पर आयोजित किया गया? यह पहला एशियाई रेंजर का जो आयोजन हुआ यह गुवाहाटी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद मैथमेटिक्स का है, इसका आंसर बता देते हैं जल्दी से। 141 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 142 पर चलते हैं। 142 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 50। 143 का जो आंसर हो जाएगा ये 296, 444 और 144 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 99/100 और 145 का जो हो जाएगा 421 और 146 का जो हो जाएगा 24, ठीक है, 24 मीटर। और अगर हम बात करेंगे 147 का तो 147 का हो जाएगा 76% और 148 का जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा, ठीक है। 148 का जो हो जाएगा डी और 149 का हो जाएगा बी एन एफ यू ऑप्शन नंबर सी और 150 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर सेट 7 पूरे कंप्लीट हो गया। देखिएगा पीछे से आप रिवीजन भी कीजिए, सिर्फ सेट लगाने से कुछ नहीं होता, रिवीजन भी कीजिए। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।